नमस्कार। कभी सोचा है कि ये सब कुछ, ये ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी और इस पर रहने वाले हम सब, ये सब कैसे बने? ये कहानी तो अरबों साल पुरानी है। हाँ, बहुत लंबी कहानी है। आज हम इसी कहानी के एक बहुत ही रोमांचक हिस्से पर बात करेंगे, विकास यानी एवोल्यूशन की। बिल्कुल। हमारे पास कुछ जीव विज्ञान के नोट्स हैं और हमारा मकसद है इनमें से वो खास बातें निकालना जो हमें पृथ्वी पर जीवन के बनने और बदलने की कहानी समझने में मदद करें। और ये भी कि इस पूरी कहानी में हम यानी इंसान कहाँ फिट होते हैं। हाँ, सही। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन के इस सफर की गहन पड़ताल। और इस सफर को समझने के लिए मुझे लगता है हमें पहले उस स्टेज को समझना होगा जिस पर यह सब हुआ। स्टेज मतलब ब्रह्मांड और पृथ्वी कैसे बने, वहीं से तो शुरुआत हुई है ना। हाँ, कहानी तो वहीं से शुरू होती है। तो करीब 20 अरब साल पहले बिग बैंग, एक महाविस्फोट। हाँ, जिसने स्पेस और टाइम को जन्म दिया। यूनिवर्स फैला और ठंडा हुआ और फिर बनी वो हल्की गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम। बिल्कुल। फिर ग्रेविटी ने अपना काम किया। इन गैसों के बादल वो जमा हुए और आकाशगंगाएं गैलेक्सीज बनी। हमारी मिल्की वे भी उन्हीं में से एक है। हाँ, और इसी मिल्की वे में कोई 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी। शुरुआत में तो हालत बहुत अलग थी। बहुत ज्यादा। कोई वायुमंडल नहीं था, बस पिघली हुई चट्टानें थीं जिनसे गैसें निकल रही थीं। कौन सी गैसें? पानी की भाप थी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। ये सब? तो आज जैसा माहौल बिल्कुल नहीं था। और सूरज की वो तेज यूवी किरणें? हाँ, वो पानी को तोड़ देती थीं, H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन तो हल्की थी, वो उड़ गई होगी। उड़ गई, पर ऑक्सीजन ने दूसरी गैसों से रिएक्शन किया, पानी और CO2 वगैरह बनाया और धीरे धीरे वो ओजोन परत भी बनी। अच्छा, O3। हाँ, O3, जिसने बाद में आने वाले जीवन को उन खतरनाक यूवी किरणों से बचाया। ये बहुत जरूरी था। फिर धरती ठंडी हुई होगी। सही, ठंडी हुई, भाप बारिश बनकर बरसी और बन गए महासागर। और जीवन कब शुरू हुआ? दिलचस्प बात यह है, नोट्स के मुताबिक पृथ्वी बनने के कोई 50 करोड़ साल बाद ही, लगभग 4 अरब साल पहले, जीवन की पहली झलक। सिर्फ 50 करोड़ साल में? हाँ, और ये सोचना भी कमाल है ना, कि जब हम रात में तारे देखते हैं तो हम असल में सुदूर अतीत में झांक रहे होते हैं। कैसे? क्योंकि उनका प्रकाश, उनकी लाइट हम तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लगा देती है। वाह, तो हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं एक तरह से। कह सकते हैं। खैर, तो 4 अरब साल पहले जीवन शुरू हुआ। पर ये पहला जीवन आया कहाँ से? क्या ये बाहर से आया, वो पैंसपर्मिया वाला आइडिया? हाँ, पैंसपर्मिया। कुछ खगोलविद मानते हैं कि जीवन के बीज कहीं और से, शायद उल्का पिंडों के जरिए पृथ्वी पर आए। सुनने में तो बड़ा फिल्मी लगता है। लगता तो है, पर इसका कोई पक्का सबूत अभी तक मिला नहीं है। एक और पुराना ख्याल था स्वतः जनन का, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि चीजें बस यूं ही पैदा हो जाती हैं, सड़ी हुई चीजों से कीड़े बन जाना टाइप। हाँ, वही, कि जीवन बस निर्जीव चीजों से अपने आप बन जाता है। लेकिन फिर लुई पास्चर आए। हाँ, उन्होंने तो इसे गलत साबित कर दिया था। बिल्कुल, अपने मशहूर प्रयोगों से उन्होंने दिखाया कि अगर फ्लास्क को स्टेरिलाइज करके बंद कर दें तो उसमें कुछ पैदा नहीं होता, लेकिन अगर हवा जाने दें तो उसमें माइक्रोब्स आ जाते हैं। सही, तो उन्होंने साबित किया कि जीवन पहले से मौजूद जीवन से ही आता है। लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ओके, तो पास्चर ने ये तो बता दिया कि जीवन फैलता कैसे है, पर यह नहीं कि पहला जीवन कैसे बना, वो पहली चिंगारी। यही सबसे बड़ा सवाल था, और यहीं पर ओपैरन रूस के और हाल्डेन इंग्लैंड के विचार सामने आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जीवन की शुरुआत हुई रासायनिक विकास से, केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन पहले पृथ्वी पर जो सरल अकार्बनिक रसायन थे, जी, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जी, उनसे धीरे धीरे जटिल कार्बनिक अणु बने। जैसे प्रोटीन के हिस्से, अमीनो एसिड्स या RNA और DNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स। और फिर इन्हीं निर्जीव अणुओं से जीवन का पहला रूप बना। लेकिन उस समय की पृथ्वी पर यह कैसे हुआ होगा? माहौल तो बहुत खतरनाक टाइप का था। बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्मी थी, ज्वालामुखी फट रहे थे, बिजली कड़क रही थी, और सबसे जरूरी बात, वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं थी? नहीं, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेस थी। इसे कहते हैं
अपचायक या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। अच्छा। तो 1953 में एसएल मिलर नाम के एक वैज्ञानिक ने जी। लैब में ऐसा ही माहौल बनाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी की भाप को एक फ्लास्क में लिया, उसे गर्म किया और उसमें बिजली की चिंगारियां पैदा की। जैसे उस समय बिजली कड़कती थी? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अच्छा। और नतीजा, कुछ ही दिनों में उन्हें फ्लास्क में अमीनो एसिड्स मिले। अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं? वही। बाद के प्रयोगों में और भी कई जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और मजे की बात, उल्का पिंडों के विश्लेषण में भी ऐसे ही कंपाउंड मिले। कमाल है। मतलब जीवन के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स शायद अंतरिक्ष में भी बन सकते हैं। लगता तो यही है। खैर, मिलर के प्रयोग ने ओपेरन हाल्डेन की थ्योरी को मजबूत सबूत दिया। तो मतलब जीवन की शुरुआत निर्जीव रसायनों से हुई, एक धीमी प्रक्रिया में। हाँ, पहले शायद आरएनए या प्रोटीन जैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग अणु बने होंगे जो अपनी कॉपी बना सकते थे। ये पहला अकोशिकीय जीवन रहा होगा, करीब 3 अरब साल पहले। और फिर पहली कोशिकाएं बनी? शायद उसके भी काफी बाद, लगभग 2 अरब साल पहले। ये सब पानी के अंदर हुआ। तो आज ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते हैं कि जीवन निर्जीव चीजों से ही धीरे धीरे रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए शुरू हुआ। इसे अजीवात जनन या एबियोजेनेसिस कहते हैं ना? सही, एबायोजेनेसिस। लेकिन ये विचार तो हमेशा से नहीं माना जाता था। पुराने जमाने में क्या सोचते थे लोग? देखो, पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों में या कई संस्कृतियों में विशेष सृष्टि या स्पेशल क्रिएशन का विचार था। स्पेशल क्रिएशन? हाँ, कि ईश्वर ने सभी जीवों को वैसा ही बनाया है जैसे वो आज है। विविधता हमेशा से ऐसी ही थी और पृथ्वी भी बहुत पुरानी नहीं है, शायद कुछ 1000 साल पुरानी। ओके। इन विचारों को 19वीं सदी में एक बहुत बड़ी चुनौती मिली। और वो चुनौती लेकर आए चार्ल्स डार्विन। हाँ, चार्ल्स डार्विन और उनकी वो मशहूर समुद्री यात्रा HMS बीगल पर। उन्होंने क्या देखा उस यात्रा में? उन्होंने दुनिया भर में घूमकर पौधों और जानवरों को देखा, उनके जीवाश्म इकट्ठे किए। वो हैरान थे ये देखकर कि अलग अलग जगहों के जीवों में समानताएं भी हैं और भिन्नताएं भी। और उन्होंने ये भी देखा कि आज के जीव उन जीवों से मिलते जुलते हैं जिनके जीवाश्म लाखों साल पुरानी चट्टानों में मिलते हैं। कई जीव तो ऐसे थे जो पहले थे पर अब नहीं है, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? वह है एवोल्यूशन। और उन्होंने ये भी समझाया कि ये होता कैसे? हाँ, उन्होंने इसके लिए एक सिद्धांत दिया जिसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, किसी भी आबादी में जीवों के बीच छोटे छोटे अंतर होते ही हैं। इसे कहते हैं भिन्नता या वेरिएशन। वेरिएशन, जैसे हम सब एक जैसे नहीं दिखते। बिल्कुल। दूसरा, माहौल जैसे मौसम, भोजन की उपलब्धता, शिकारी जानवर, ये सब तय करते हैं कि कौन से जीव बेहतर तरीके से जिंदा रह पाएंगे और अपने बच्चे पैदा कर पाएंगे। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, पर फिटनेस का मतलब यहाँ सिर्फ ताकतवर होना नहीं है। डार्विन के लिए फिटनेस का असली मतलब था रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी कौन ज्यादा संतानें पैदा करके अपनी खूबियां अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाता है। अच्छा, तो जो ज्यादा बच्चे पैदा करे वो ज्यादा फिट। सही। और तीसरा और सबसे अहम बिंदु था नेचुरल सिलेक्शन। हाँ, प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने कहा कि प्रकृति खुद चुनती है। चुनती है? कैसे? जिन जीवों में ऐसी भिन्नताएं होती हैं जो उन्हें माहौल में बेहतर बनाती हैं, जैसे बेहतर छिपना या खाना ढूंढना या बीमारी से बचना, प्रकृति उन्हें फेवर करती है। फेवर करती है मतलब वो ज्यादा जीते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और उनकी वो फायदेमंद खूबियां अगली पीढ़ी में ज्यादा फैल जाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होने से जीव अपने माहौल के लिए बेहतर अनुकूलित होते जाते हैं। तो यही है विकास का इंजन, नेचुरल सिलेक्शन। हाँ, डार्विन ने इसे विकास की क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म बताया। और ये जानना भी जरूरी है कि लगभग उसी समय एल्फ्रेड वॉलेस नाम के एक और प्रकृतिवादी थे जो मलय द्वीप समूह में काम कर रहे थे। उन्होंने भी यही सोचा? हाँ, वो भी स्वतंत्र रूप से इस नतीजे पर पहुंचे थे। गजब। तो डार्विन और वॉलेस ने समझाया कि जीवन कैसे बदलता है, और इसने ये सोच भी बदल दी कि पृथ्वी कितनी पुरानी है। बिल्कुल। अब ये साफ हो गया है कि पृथ्वी हजारों नहीं बल्कि अरबों साल पुरानी है और सभी जीव, चाहे वो कितने भी अलग दिखें, कहीं ना कहीं एक कॉमन पूर्वज से जुड़े हैं। लाइफ इज कनेक्टेड। ये तो बहुत बड़ा आइडिया है, पर इसके सबूत क्या हैं? मतलब हम कैसे मान लें कि विकास हुआ है? यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ, सबूत कई तरह के हैं और काफी मजबूत है। शायद सबसे सीधे सबूत तो जीवाश्मों से मिलते हैं, फॉसिल्स। फॉसिल्स,
चट्टानों में मिलने वाले पुराने जीवों के अवशेष। सही। खासकर अवसादी चट्टानों में जीवों के कठोर अंग जैसे हड्डियां, दांत, खोल जब मर जाते हैं तो मिट्टी में दब जाते हैं और धीरे धीरे चट्टान बन जाते हैं। और अलग अलग चट्टानों की परतों में अलग अलग जीवाश्म मिलते हैं। बिल्कुल। पुरानी परतों में पुराने तरह के जीव, नई परतों में नए तरह के जीव। इससे पता चलता है कि समय के साथ जीवन कैसे बदला है। जैसे डायनासोर के जीवाश्म में बताते हैं कि एक जमाने में ऐसे विशाल जीव धरती पर थे। और इनकी उम्र कैसे पता चलती है? उसके लिए वैज्ञानिक रेडियो एक्टिव डेटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चल जाता है कि कोई जीवाश्म या चट्टान कितनी पुरानी है। इसे पुराजीवी प्रमाण या पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। ओके, तो जीवाश्म एक बड़ा सबूत है। और क्या है? दूसरा बड़ा सबूत आता है जीवों के शरीर की बनावट की तुलना से, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। इसमें क्या देखते हैं? इसमें दो चीजें खास हैं। एक है समजातता, होमोलॉजी। होमोलॉजी? हाँ, इसका मतलब है अलग अलग जीवों में कुछ अंगों की बुनियादी संरचना, उनका बेसिक प्लान एक जैसा होता है, भले ही आज वो अंग बिल्कुल अलग काम करते हों। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे इंसान का हाथ, चमगादड़ का पंख, व्हेल का फ्लिपर और चीते का अगला पैर। ये तो बहुत अलग अलग काम करते हैं। बिल्कुल, कोई पकड़ने के, कोई उड़ने के, कोई तैरने के, कोई दौड़ने के। लेकिन अगर आप अंदर हड्डियों की बनावट देखें, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पिल्स, मेटाकार्पिल्स, फैलेंजेस, वो सब में एक जैसी है। अच्छा, हाँ। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इन सभी का कोई साझा पूर्वज रहा होगा जिसके पास वो बेसिक हड्डियां वाली संरचना थी। फिर जरूरत के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में वो संरचना मॉडिफाई हो गई। इसे कहते हैं अपसारी विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समझ गया। बनावट एक जैसी, काम अलग अलग, क्योंकि पूर्वज एक था। और इसका उल्टा भी होता है। हाँ बिल्कुल, उसे कहते हैं समरूपता, एनालॉजी। एनालॉजी। इसमें अंगों का काम तो एक जैसा होता है, पर उनकी बुनियादी बनावट, उनका ओरिजिन अलग अलग होता है। उदाहरण? जैसे तितली के पंख और पक्षी के पंख। दोनों उड़ने के काम आते हैं। हाँ। पर तितली का पंख काइटिन का बना एक मेम्ब्रेन है, जबकि पक्षी का पंख हड्डियों, मांस और परों से बना है। इनकी संरचना बिल्कुल अलग है। तो ये साझा पूर्वज का सबूत नहीं है? नहीं, ये दिखाता है कि अलग अलग जीवों ने स्वतंत्र रूप से एक जैसी पर्यावरणीय चुनौती, जैसे उड़ना, का समाधान एक जैसा निकाला है। इसे कहते हैं अभिसारी विकास या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, होमोलॉजी मतलब कॉमन एंसेस्ट्री, एनोलॉजी मतलब कॉमन जरूरत। सही कहा। और भी उदाहरण है एनोलॉजी के, जैसे ऑक्टोपस की आंख और हमारी आंख, या पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर। ये तो सोचने वाली बात है। और क्या सबूत हैं विकास के? एक और बहुत मजबूत सबूत मिलता है जैव रासायनिक स्तर पर, बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज। बायोकेमिकल मतलब मॉलिक्यूल्स के लेवल पे? हाँ, सभी जीवों में जीवन की जो बुनियादी मशीनरी है वो आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। जैसे डीएनए और आरएनए का जेनेटिक कोड, वो लगभग यूनिवर्सल है, बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक। कोडॉन का मतलब वही होता है। हाँ, ये तो पढ़ा है। फिर जो जरूरी प्रोटीन है, जैसे साइटोक्रोम सी, जो ऊर्जा उत्पादन में काम आता है, वो अलग अलग जीवों में बहुत मिलते जुलते हैं। जितनी करीबी रिश्तेदारी, उतनी ज्यादा समानता। तो हमारा डीएनए और प्रोटीन बताते हैं कि हम सब रिलेटेड हैं। बिल्कुल, ये समानताएं एक साझा पूर्वज की तरफ ही इशारा करती हैं कि हम सब जीवन के पेड़ की एक ही जड़ से निकले हैं। और वो जो हम इंसान करते हैं, जानवरों की नस्लें बनाना या फसलों को बेहतर बनाना, क्या वो भी एक तरह का सबूत है? हाँ, वो भी। उसे कहते हैं कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हजारों सालों से इंसान ने अपनी पसंद के लक्षण वाले जानवरों और पौधों को चुन चुनकर ब्रीड कराया है। सोचिए, जंगली भेड़ियों से आज कुत्तों की कितनी सारी नस्लें बना ली, छोटे से चिवाहुआ से लेकर विशाल ग्रेट डेन तक। सही बात है। या जंगली पत्ता गोभी से ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, केल, कितनी चीजें बना ली। बिल्कुल। तो तर्क ये है कि अगर इंसान कुछ 100 या 1000 सालों में इतनी विविधता पैदा कर सकता है, तो प्रकृति लाखों करोड़ों सालों में नेचुरल सिलेक्शन के जरिए क्या कुछ नहीं कर सकते। ये तो बहुत लॉजिकल पॉइंट है। और तो और, हम प्राकृतिक चयन को असल में होते हुए भी देख सकते हैं। होते हुए कैसे? कोई उदाहरण है? हाँ, इसका क्लासिक उदाहरण है इंग्लैंड के वो पतंगे।
पेपर्ड मॉथ। अच्छा, हाँ, वो कहानी सुनी है। औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में पेड़ों के तनों पर सफेद रंग की लाइकेन उगती थी, तो उस माहौल में सफेद रंग के पतंगे आसानी से छिप जाते थे शिकारी पक्षियों से। तो उनकी संख्या ज्यादा थी? हाँ, काले वाले आसानी से दिख जाते थे तो कम थे। लेकिन फिर फैक्ट्रियां लगीं, प्रदूषण बढ़ा और पेड़ों के तने काले हो गए। सही। अब काले पतंगे बेहतर छिपने लगे और सफेद वाले आसानी से शिकार होने लगे। नतीजा, काले पतंगों की संख्या बढ़ गई। बिल्कुल। ये दिखाता है कि माहौल बदलने पर कौन सी भिन्नता फायदेमंद होगी, ये बदल जाता है और आबादी का स्वरूप भी बदल जाता है। और ये तो कुछ ही दशकों में हो गया। हाँ, इसी तरह जब हम खेतों में बहुत ज्यादा कीटनाशक डालते हैं तो कुछ कीट बच जाते हैं जिनमें थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता होती है। हाँ, और फिर अगली पीढ़ी ज्यादातर उन्हीं प्रतिरोधी कीटों की होती है। इसी तरह एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ बैक्टीरिया का रेजिस्टेंट बनना, ये भी हमारे सामने हो रहा विकास है। ये सब मानव जनित क्रियाओं द्वारा, मतलब हमारे कामों से तेज हुआ विकास है। और ये दिखाता है कि विकास कोई पहले से तयशुदा रास्ता नहीं है, ये डेस्टिनी नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक प्रसंभाव्य प्रक्रिया है, स्टोकास्टिक प्रोसेस। मतलब ये संयोग चांस पर आधारित है। प्रकृति में संयोग की घटनाएं होती हैं, जीवों में संयोग से उत्परिवर्तन होते हैं और फिर जरूरत यानी प्राकृतिक चयन उन पर काम करता है। चांस एंड नेसेसिटी, ओके। तो विकास सीधी रेखा में नहीं चलता, इसके कुछ खास पैटर्न भी होते होंगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण पैटर्न है अनुकूली विकिरण, अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन, ये क्या होता है? ये तब होता है जब एक ही पूर्वज प्रजाति से किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में कम समय में कई अलग अलग प्रजातियां विकसित हो जाती हैं जो अलग अलग माहौल या भोजन के लिए अनुकूलित होती हैं। अच्छा, जैसे? इसका सबसे मशहूर उदाहरण है डार्विन की फिंचेस, जो उन्होंने गैलापागोस द्वीपों पर देखी थी। हाँ, उनकी चोंच अलग अलग थी। बिल्कुल, एक ही पूर्वज फिंच से वहां कई तरह की फिंच बन गई। किसी की चोंच मजबूत थी बीज तोड़ने के लिए, किसी की पतली थी कीड़े पकड़ने के लिए, किसी की कैक्टस खाने के लिए। वो सब अलग अलग निश में फिट हो गई। और ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स, वो भी इसका उदाहरण है। हाँ, वो भी एक शानदार उदाहरण है। एक ही पूर्वज मार्सुपियल से वहां कितने अलग अलग तरह के शिशुधानी प्राणी बन गए। कंगारू, कोआला, वॉम्बैट, तस्मानियन डेविल, सब अलग अलग दिखते और रहते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग पूर्वजों से एक जैसे दिखने वाले जीव बन जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। ये अभिसारी विकास का नतीजा है, जिसकी बात हमने एनालॉजी के समय की थी। अच्छा। जब अलग अलग जीवों को एक जैसा माहौल या चुनौती मिलती है तो वे एक जैसे समाधान विकसित कर सकते हैं, भले ही उनकी रिश्तेदारी ना हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ मार्सुपियल्स और बाकी दुनिया के प्लेसेंटल मैमल्स एक जैसे दिखते हैं, पर पूर्वज बिल्कुल अलग। ये दिखाता है कि एक जैसे माहौल में एक जैसे अनुकूलन फायदेमंद है। दिलचस्प। अब आते हैं इस पर कि विकास होता कैसे है, मतलब इसकी क्रियाविधि, इसकी मशीनरी क्या है। डार्विन ने भिन्नता और प्राकृतिक चयन की बात की थी। हाँ, पर सवाल ये था कि ये भिन्नता आती कहाँ से है, इसका स्रोत क्या है। लेमार्क ने एक विचार दिया था, उपयोग और अनुपयोग का। जैसे जिराफ ने गर्दन ऊंची करने की कोशिश की तो लंबी हो गई, पर यह सही नहीं निकला। हाँ, वो तो अब नहीं मानते। फिर आए ह्यूगो डी व्रीज। उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पौधे पर काम करते हुए देखा कि कभी-कभी अचानक बड़े बदलाव आ जाते हैं। उन्होंने इन्हें उत्परिवर्तन कहा, म्यूटेशंस, डीएनए में बदलाव। हाँ, डी व्रीज को लगा कि विकास इन्हीं बड़े अचानक बदलावों, जिन्हें उन्होंने सॉल्टेशन कहा, से होता है, जबकि डार्विन छोटी दिशात्मक भिन्नताओं की बात कर रहे थे। तो कौन सही था? आज हम ये जानते हैं कि उत्परिवर्तन ही भिन्नता का मूल स्रोत है। ये डीएनए में होने वाले रैंडम बदलाव हैं। ज्यादातर या तो न्यूट्रल होते हैं या नुकसानदायक, पर कभी-कभी कोई उत्परिवर्तन फायदेमंद साबित हो जाता है। और फिर नेचुरल सिलेक्शन उस पे काम करता है। सही। तो विकास असल में छोटे-छोटे उत्परिवर्तनों पर प्राकृतिक चयन के लगातार काम करने का नतीजा है। बड़े साल्टेशन उतने महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, और क्या कोई गणितीय तरीका है इसे समझने का? वो हार्डी-वेनबर्ग जैसा कुछ? हाँ, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी-वाइनबर्ग सिद्धांत। ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का एक फंडामेंटल सिद्धांत है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी आबादी में कुछ शर्तें पूरी हों, जैसे आबादी बहुत बड़ी हो, बाहर से कोई आए जाए नहीं, नो माइग्रेशन, कोई नई म्यूटेशन ना हो,
मीटिंग यानी प्रजनन पूरी तरह रैंडम हो और कोई नेचुरल सिलेक्शन काम ना कर रहा हो। जो कि असलियत में कभी नहीं होता होगा। बिल्कुल। तो अगर ये सब शर्तें पूरी हों तो उस आबादी में अलग अलग जीन्स के जो रूप होते हैं, जिन्हें अलील कहते हैं, उनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहेगी, बदलेगी नहीं। मतलब आबादी में कोई विकास नहीं होगा, वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। सही, जीन पूल स्थिर रहेगा। इसका एक गणितीय समीकरण भी है, p² + 2pq + q² = 1, जहां p और q दो अलील्स की आवृत्तियां हैं। तो अगर ये सिद्धांत बताता है कि विकास कब नहीं होगा, तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये हमें बताता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो इस संतुलन को बिगाड़ती हैं और वही चीजें विकास लाती हैं। अच्छा, तो वो कौन सी चीजें हैं जो हार्डी-वेनबर्ग संतुलन को तोड़ती हैं? 5 मुख्य कारक हैं। 1. जीन प्रवासन या जीन प्रवाह, जीन माइग्रेशन फ्लो। जब एक आबादी के सदस्य दूसरी में जाते हैं तो वो अपने साथ नए अलील लाते या ले जाते हैं, जिससे आवृत्ति बदल जाती है। ओके। दूसरा, आनुवंशिक विचलन या अपवाह, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये संयोगवश होने वाले बदलाव है, खासकर छोटी आबादियों में। हो सकता है किसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ खास एलील वाले ज्यादा मर जाएं, तो अगली पीढ़ी में एलील फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। अच्छा, ये रैंडम होता है। हाँ, इसी का एक रूप है संस्थापक प्रभाव, फाउंडर इफेक्ट। जब कुछ सदस्य नई जगह जाकर नई आबादी शुरू करते हैं तो उनके एलील ही उस नई आबादी का आधार बनते हैं। तीसरा। 3. उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। जैसा हमने कहा, नए एलील म्यूटेशन से ही बनते हैं, तो ये सीधे फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, हालांकि धीरे धीरे। चौथा। 4. आनुवंशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, जब माता पिता के जीन्स मिक्स होकर नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये भी भिन्नता बढ़ाता है। और पांचवा तो हम जानते हैं। 5. प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। जो एलील बेहतर अनुकूलन देते हैं उनका चुनाव होता है और उनकी आवृत्ति बढ़ती है। तो यही 5 ताकतें हैं जो विकास को चलाती हैं। बिल्कुल। और नेचुरल सिलेक्शन भी कई तरह का हो सकता है। अच्छा। हाँ, एक होता है स्थायी कारक, स्टेबलाइजिंग, जो औसत लक्षण वालों को फेवर करता है। एक होता है दिशात्मक, डायरेक्शनल, जो किसी एक चरम लक्षण को फेवर करता है। और एक होता है विदारक, डिसरप्टिव, जो दोनों चरम लक्षणों को फेवर करता है और बीच वालों को नहीं। वाह, काफी डिटेल इसमें। चलिए अब जरा जीवन के इस लंबे सफर को एक टाइमलाइन पर देखते हैं। नोट्स के मुताबिक मुख्य पड़ाव क्या रहे, एक क्विक रिकैप करते हैं। ठीक है, बहुत संक्षेप में देखें तो करीब 2000 मिलियन यानी 2 अरब साल पहले पहली कोशिकीय जीव बने। प्रोकैरियोट्स शायद। हाँ, संभवतः। फिर काफी बाद में यूकैरियोट्स। फिर 500 मिलियन यानी 50 करोड़ साल पहले तक समुद्रों में अकशेरुकी, मतलब बिना रीढ़ वाले जीव जैसे जेलीफिश, कीड़े वगैरह काफी विविध हो चुके थे। 50 करोड़ साल पहले। फिर लगभग 350 मिलियन साल पहले जबड़े रहित मछलियां आईं। फिर जबड़े वाली मछलियां। इसी दौरान करीब 320 मिलियन साल पहले पौधे जमीन पर आ गए थे, शायद जानवरों से भी पहले। समुद्री शैवाल वगैरह तो पहले से थे। पौधे पहले आए जमीन पर। हाँ, लगता तो यही है। फिर मछलियों में से कुछ जिनके फिन्स लोब जैसे मजबूत थे, लोब फिन्स, वो भी जमीन पर आने जाने लगी। लोब फिन्स। इन्हीं से पहले उभयचर एम्फिबियंस विकसित हुए, जैसे मेंढक और सैलमेंडर के पूर्वज, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। एम्फिबियंस। फिर उभयचरों से विकसित हुए सरीसृप, रेप्टाइल्स। इनका बड़ा फायदा था कि ये मोटे कवच वाले अंडे देते थे जो जमीन पर सूखते नहीं थे, तो ये पानी से पूरी तरह आजाद हो गए। रेप्टाइल्स का युग शुरू हुआ। हाँ, अगले 20 करोड़ साल तक उन्हीं का राज रहा। ये डायनासोर्स का युग था। टायरानोसोरस रेक्स, स्टेगोसोरस, ब्रैकियोसोरस, बड़े बड़े जीव। उस समय विशाल फर्न के जंगल थे जो आज कोयला बन गए हैं। कुछ सरीसृप तो वापस पानी में भी चले गए थे। हाँ, जैसे इख्थियोसरस, वो मछली जैसे दिखते थे पर थे रेप्टाइल। और फिर डायनासोर खत्म हो गए। हाँ, करीब 6-6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर अचानक विलुप्त हो गए। क्यों, ये पक्का नहीं पता। शायद जलवायु बहुत बदल गई, या कोई बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, या शायद वे
पक्षियों में विकसित हो गए। हाँ, ये भी थ्योरी है कि पक्षी डायनासोर से ही निकले। है। खैर, डायनासोर के जाने से एक खाली जगह बनी। और उस खाली जगह को किसने भरा? स्तनधारियों ने, मैमल्स। मैमल्स तो पहले से थे। पर छोटे छोटे थे, छछूंदर जैसे, डरपोक, रात में निकलने वाले, शायद डायनासोर के दर से। लेकिन उनमें कुछ खास बातें थीं। जैसे? वे ज्यादातर जरायुज थे, मतलब सीधे बच्चे पैदा करते थे, अंडे नहीं देते थे। वे गर्म खून वाले थे, तो ठंडे मौसम में भी एक्टिव रह सकते थे, और शायद उनका दिमाग भी बेहतर था। तो डायनासोर के जाते ही उन्हें मौका मिल गया। बिल्कुल। वे तेजी से फैले और साइज में भी बड़े हुए, विविध हुए। आज हम जो मैमल्स देखते हैं, हाथी, घोड़े, शेर, बंदर, व्हेल, ये सब उसी के बाद विकसित हुए। और वो जो महाद्वीपों का खिसकना था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, उसका क्या असर हुआ? उसका बहुत बड़ा असर हुआ। जब महाद्वीप अलग हुए तो वहां के जीव अलग थलग पड़ गए और अपने तरीके से विकसित हुए। जैसे ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ तो वहां मार्सुपियल्स बच गए और प्लेसेंटल मैमल्स नहीं पहुंच पाए। अच्छा, इसलिए वहां कंगारू वगैरह मिलते हैं। हाँ, और जब महाद्वीप जुड़े, जैसे दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जुड़ा, तो दोनों तरफ के जीवों का आमना सामना हुआ, मुकाबला हुआ। अक्सर उत्तरी अमेरिका वाले ज्यादा सफल रहे। और कुछ मैमल्स तो वापस पानी में चले गए। हाँ, जैसे व्हेल और डॉल्फिन। ये पूरी तरह से जलीय जीवन के लिए अनुकूलित हो गए। घोड़े, हाथी, कुत्ते, इन सब के विकास की भी अपनी अपनी दिलचस्प कहानियां हैं। ये तो वाकई एक बहुत लंबी और उतार चढ़ाव भरी दास्तान है जीवन की। और इन सब के बाद आखिरकार आती है हमारी कहानी, इंसानों की। कह सकते हैं। तो ये कैसे शुरू हुई? हम कहाँ से आए? इंसानों का विकास हुआ प्राइमेट से। प्राइमेट्स वो समूह है जिसमें बंदर, लंगूर, वन मानुष यानी एप्स और हम इंसान आते हैं। ओके। नोट्स के मुताबिक करीब 15 मिलियन 1.5 करोड़ साल पहले ड्रायोपिथेकस और रावापिथेकस नाम के प्राइमेट्स थे। ड्रायोपिथेकस ज्यादा वनमानुष जैसा था, रामापिथेकस कुछ ज्यादा इंसान जैसा। बालों वाले थे, गोरिल्ला चिंपांजी की तरह चलते थे। ये हमारे पूर्वज थे? सीधे तौर पर शायद नहीं, पर उसी लाइन के थे। फिर कहानी आगे बढ़ती है अफ्रीका में। इथोपिया और तंजानिया में कुछ 30-40 लाख साल पुराने जीवाश्म मिले हैं जो ज्यादा मानव जैसे लगते हैं। 30-40 लाख साल पहले? क्या खास था उनमें? वो सीधे चलते थे, बाइपेडलिज्म। हालांकि कद छोटा था, 4 फीट से कम। और दिमाग अभी भी छोटा ही था। इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स कहते हैं। ये शायद पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते थे, पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे, शिकार करते थे, पर मुख्य रूप से फल खाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेसिन, लूसी नाम का जीवाश्म इन्हीं में से था शायद। हाँ, लूसी बहुत मशहूर है। फिर लगभग 20 लाख साल पहले एक और अहम पड़ाव आया, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मतलब हैंडीमैन। सही। इसे पहला सही मायने में मानव जैसा प्राणी माना जाता है, होमो जीनस का सदस्य। इसका दिमाग ऑस्ट्रेलोपिथेसिन से थोड़ा बड़ा था, करीब 650-800 सीसी। ये भी औजार बनाते थे, शायद मांस नहीं खाते थे। फिर कौन आया? फिर आया होमो इरेक्टस, सीधा चलने वाला मानव। ये करीब 15 लाख साल पहले प्रकट हुए। इनके जीवाश्म जावा में मिले थे 1891 में। होमो इरेक्टस, क्या ये ज्यादा एडवांस थे? हाँ, इनका दिमाग और बड़ा था, लगभग 900 सीसी। ये शायद मांस खाते थे, आग का इस्तेमाल जानते थे, और ये अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप तक फैले। अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले मानव। हाँ। फिर कहानी और आगे बढ़ती है। निएंडरथल मानव। निएंडरथल, इनके बारे में तो काफी सुना है। ये करीब 1 लाख से 40,000 साल पहले तक यूरोप और पश्चिमी मध्य एशिया में रहते थे। इनका दिमाग तो हमारे जितना ही बड़ा था, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही, करीब 1400 सीसी। हमारे जितना दिमाग? हाँ, वो अच्छे शिकारी थे, मजबूत औजार बनाते थे, शायद खालों का इस्तेमाल करते थे ठंड से बचने के लिए, और सबसे दिलचस्प, वो अपने मृतकों को दफनाते थे। दफनाते थे? हाँ। मतलब उनमें किसी तरह की सोच या रस्म रिवाज थे? ऐसा लगता है, पर फिर निएंडरथल भी गायब हो गए। क्यों? क्या हुआ उन्हें? ये भी एक पहेली है। क्या वो हमसे यानी होमो सेपियंस से मुकाबला नहीं कर पाए, या हमारे साथ मिक्स हो गए, या जलवायु परिवर्तन? पक्का नहीं पता। और फिर आए हम, होमो सेपियंस, बुद्धिमान मानव। हाँ, आधुनिक मानव। हमारा उद्भव भी अफ्रीका में ही हुआ, शायद करीब 2-3 लाख साल पहले। और फिर हम अफ्रीका से बाहर निकले और पूरी दुनिया में फैल गए।
हम निएंडरथल के बाद आए या साथ साथ थे कुछ समय? शायद कुछ समय तक हम यूरोप और एशिया में साथ साथ रहे और इंटरैक्ट भी किया। आधुनिक मानव हिमयुग के दौरान 75,000 से 10,000 साल पहले विकसित हुए और फैले। और फिर शुरुआत उन्हें मानव का इतिहास? हाँ, करीब 18,000 साल पहले की गुफाओं में अद्भुत चित्रकारी मिलती है, प्रागैतिहासिक कला। फिर लगभग 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई, कृषि क्रांति। हाँ, जिसने सब कुछ बदल दिया। लोग एक जगह बसने लगे, गांव बने, शहर बने, और बाकी तो फिर मानव इतिहास और सभ्यता का विकास है जो हम जानते। ये तो वाकई गजब की यात्रा रही है। लाखों सालों में छोटे छोटे कदमों से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। नोट्स में वो खोपड़ी की तुलना का भी जिक्र था। हाँ, वो एक दिलचस्प बात है। अगर आप वयस्क इंसान की खोपड़ी, शिशु चिंपांजी की खोपड़ी और वयस्क चिंपैंजी की खोपड़ी की तुलना करें तो वयस्क इंसान की खोपड़ी की बनावट वयस्क चिंपैंजी से ज्यादा नहीं बल्कि शिशु चिंपांजी से ज्यादा मिलती है। सच में? हाँ, ऐसा लगता है कि हमारे विकास में बचपन के कुछ लक्षण, जैसे दिमाग का बड़ा होना, चेहरा चपटा होना, वयस्क होने तक बरकरार रह गए। इसे नियोटेनी कहते हैं। कमाल है। और शायद भाषा और सोचने की क्षमता? हाँ, भाषा कौशल और आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस का विकास, ये शायद मानव की अभूतपूर्व सफलता की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो हमने देखा कि कैसे अरबों साल पहले निर्जीव रसायनों से जीवन की शुरुआत हुई, फिर कैसे डार्विन के बताए प्राकृतिक चयन ने इस जीवन को अलग अलग रूपों में ढाला, विविधता पैदा की, और कैसे जीवाश्मों से लेकर शरीर की बनावट, भ्रूण के विकास और यहाँ तक कि हमारी डीएनए और प्रोटीन्स तक में इस लंबी कहानी के सबूत बिखरे पड़े हैं। ये सब जानकर क्या हासिल होता है? मतलब इसका क्या मतलब है हमारे लिए? मेरे लिए तो ये हमें हमारे ग्रह और इस पर मौजूद बाकी जीवन के साथ हमारे गहरे रिश्ते का एहसास कराता है। हम सब उसी एक कहानी का हिस्सा हैं। बिल्कुल सही कहा। हम अलग नहीं हैं, हम उसी विकास की प्रक्रिया का नतीजा हैं। और जैसा नोट्स में भी इशारा किया गया है, भाषा और आत्मचेतना ने हमें शायद अद्वितीय बनाया है, कम से कम इस ग्रह पर तो। यहाँ एक सवाल है जो सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। ये आत्मचेतना, ये खुद के होने का एहसास, ये सोचना कि मैं हूँ, ये खुद कैसे विकसित हुई होगी? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। इसका विकासवादी मार्ग क्या रहा होगा? प्रकृति ने इसका चुनाव क्यों किया होगा? इसके क्या फायदे रहे होंगे जिसने होमो सेपियंस को इतना सफल बनाया? इसके फायदे और शायद नुकसान भी हो सकता है। ये एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर वैज्ञानिक और दार्शनिक आज भी विचार कर रहे हैं। वाकई एक गहरा सवाल, सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज हमारे साथ जीवन की इस कहानी की परतों को खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।